नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गोवित स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 13। अब आगे। तभी एक नौकर वहां चाय का कप रख गया। मधु का कत्ल किसने किया? चाय की एक चुस्की लेकर उसने पूछा। व्हाट? मैंने पूछा कि मधु को किसने मारा? ढूंढो जाकर भाई, आखिर सरकार इस बात की ही तो तनख्वाह देती है तुम्हें। याद दिलाने के लिए थैंक यू। मैंने ये भी सुना है कि आप अक्सर कोठारी साहब पर इस बात के लिए दबाव बनाती रही हैं कि वे आपके भाई को अपने बिजनेस में हाथ बटाने का मौका दें। ओह, आप समझी? क्या समझी? यह निजी बातें तुम्हारे साथ अतुल ने शेयर की है। गलत किया, नहीं करना चाहिए था। आपकी खामा ख्याली है मैडम, जो सोचती है कि कोठारी साहब ऐसी बातें भी पुलिस के साथ शेयर कर सकते हैं। और कैसे पता लग सकता है तुम्हें? पुलिस वाला हूँ, जानकारियाँ खुद निकालनी पड़ती है। जबकि मौत इस घर में हुई है, इसलिए कातिल यहाँ नहीं निकलने वाला। ऐसे में समझ नहीं आता कि तुम हमारे बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने की मेहनत क्यों कर रहे हो। बात यह है मैडम कि विराट ने फिर से चाय की चुस्की ली। कातिल को गिरफ्तार होने तक हर कोई हमारे शक के दायरे में है। मैं भी? यस, आप भी। मैं भला मधु की हत्या क्यों करने लगी? कोठारी साहब की जायदाद पर पूरा का पूरा कब्जा करने की खातिर? यार, तुम मेहमान बड़े अजीब हो। मैं मेहमान हूँ? नहीं मैडम, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन ड्यूटी हूँ। जानते हो, अतुल को अगर मैंने ये बता दिया कि तुम कितने वाहियात सवाल कर रहे थे मुझसे, तो क्या होगा? समझदार होंगे तो यही सोचकर खुश हो जाएंगे कि पुलिस ईमानदारी से अपना काम कर रही है। और ना हुआ तो आप बताइए, वर्दी उतर जाएगी। अचानक ही कनिका कोठारी का लहजा बदल गया। कल को कहीं मूंगफली का ठेला लगा रहे होगे और इत्तेफाक से कहीं मैं उस ठेले के सामने अपनी गाड़ी रोक दी तो फौरन खिड़की के पास पहुंचकर पूछने लगोगे कि कितना दे दूं मैडम जी, ना कि मेरे सामने बैठकर चाय पी रहे होगे। फिर तो मत ही बताइएगा। तुम्हारे कहने से साथ में रिक्वेस्ट भी तो कर रहा हूँ। वह हंसी। एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। आपसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम। व्हाट डू यू मीन कि मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं, वह उठता हुआ बोला। चाय के लिए थैंक यू। इतने प्यार और इज्जत के साथ पेश आने के लिए थैंक यू और टर्न मैडम। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब मैं आपके लिए मूंगफली भी जरूर लेकर आऊंगा। बस अफसोस इस बात का होगा कि कार आपसे छिन चुकी होगी। कहकर वह मुड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके आंखों से ओझल होने तक कनिका की निगाह ने उसका पीछा किया, फिर मोबाइल निकालकर कोई नंबर डायल करने में जुट गई। बाहर पहुंचकर विराट ने जोशी को मोबाइल पर बात करता पाया तो खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसकी देखा देखी जोशी भी पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। गाड़ी चल पड़ी। मिल गया सर, वह कॉल से फायरिंग होता हुआ बोला। कहाँ है? संगम विहार के चौराहे पर रोक लिया गया है। हंगामा तो नहीं कर रहा? करने की कोशिश बराबर कर रहा था। सिपाहियों को अपने जीजा के नाम और मिनिस्टर तक की उसकी पहुंच की भी धौंस दे रहा था। अरे कहीं सच में किसी को फोन न लगा बैठे। अब नहीं लगा सकता। क्या? उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और रोकने की वजह यह बताई गई है कि उसकी कार स्पॉट लाइन क्रॉस कर गई थी। फाइन भरने को तैयार नहीं हो रहा था। सिपाही चालान काटने को तैयार नहीं है। बढ़िया। कहते हुए विराट ने रफ्तार बढ़ाई और मुश्किल से 5-7 मिनट में संगम विहार के चौराहे पर रेड कलर की मैग्नाइट के पीछे ले जाकर खड़ा कर दी। दोनों नीचे उतरे। नकुल की निगाह उन पर पड़ी तो उसका चेहरा एकदम से दमक उठा। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब कि आप लोग यहाँ पहुँच गए। देखिए आपके डिपार्टमेंट के लोग कैसे सारे आम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या हो गया? विराट अनजान बनता हुआ बोला। जवाब में वहाँ मौजूद सिपाहियों ने दोनों को सैल्यूट किया। फिर उनमें से एक बोला, इन्होंने स्पॉट लाइन क्रॉस की थी सर, और ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि हाल ही में ट्रैफिक रूल्स बदल दिए गए हैं। अब कानून तोड़ने पर सिर्फ चालान ही नहीं होता, बल्कि उससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी होना पड़ता है। देखा आपने कैसी वाहियात बात कर रहा है ये, जैसे मैं को अनपढ़ गवार हूँ जिसे ये उल्लू बना ले जाएगा। जरा बताइए तो इसे कि मैं कौन हूँ?
ये साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के ब्रदर इन लॉ है भाई, तुम्हें इसके साथ तमीज से पेश आना चाहिए था। पुलिस में नौकरी करने का मतलब ये नहीं होता कि जिसके साथ मर्जी उसी के साथ बदतमीजी से पेश आना शुरू कर दोगे। माफी मांगो। सॉरी सर, दोनों एक साथ बोले। मुझसे नहीं, नकुल साहब को सॉरी बोलो। सॉरी सर। चलो अब माफ कर दो इन्हें। ठीक है, आप कहते हैं तो किए देता हूँ, वरना तो आज मैं इन्हें जमकर मजा चखाने की सोच रहा था। गुस्सा थूक भी दो यार। ये बताओ जा कहाँ रहे हो? अपने होम टाउन। जल्दी में हो? नहीं, बस यूं ही जा रहा था, कोई खास वजह नहीं है। फिर तो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ एसीबी के हेडक्वार्टर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें? बिल्कुल नहीं होगी, मगर बात क्या है? हमने 3 लड़कों को हिरासत में लिया है। जरा चलकर देख लो कि क्या वह उन लोगों में से है जिन्हें अपने अनुष्ठान के दौरान तुमने मधु की लाश जलाते हुए देखा था। उनकी शक्ल कहाँ देख पाया था इंस्पेक्टर साहब? भाई कद काटे भी तो बहुत कुछ कह जाती है। फिर ओखला में ही तो है हमारा ऑफिस, वहाँ से निकल जाना पलवल के लिए टाइम ही कितना लगेगा? वक्त की तो खैर कोई कमी नहीं है मेरे पास। ठीक है चलिए, कहकर वह अपनी कार में सवार हो गया। बहुत अच्छे ढंग से संभाला। विराट धीरे से सिपाहियों से बोला, थैंक यू। वेलकम सर। अब उसका मोबाइल तो लौटा दो जिसे वह भूले जा रहा है। सॉरी सर, कहकर एक सिपाही नकुल को उसका मोबाइल दे आया। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलती हुई ओखला मोड़ तक पहुंची। फिर वहां से लेफ्ट टर्न मां आनंदीमय मार्ग से होते हुए ओखला पहुंची। हेडक्वार्टर के कंपाउंड में पहुंचकर तीनों नीचे उतरे। फिर जोशी एक सिपाही को कुछ समझाने के लिए जानबूझकर पीछे रह गया, जबकि विराट नकुल को अपने कमरे में लिवा ले गया। दोनों आमने सामने बैठ गए तो विराट ने सिगरेट का पैकेट निकालकर नकुल की तरफ बढ़ाया और उसके एक सिगरेट निकाल चुकने के बाद बारी बारी से दोनों सुलगा दिए। तभी पीछे रह गया जोशी भी उसके पास आ बैठा। पार्टी में मुझे शामिल नहीं करेंगे सर? ऑफ कोर्स करूंगा, कहकर उसने पैकेट और लाइटर उसे थमा दी। कहाँ है वो तीनों? नकुल ने एक गहरा कस लेकर पूछा। हवालात में हैं। और कहाँ होंगे? कहकर विराट ने मेज पर रखी बेल बजा दी। तत्काल एक सिपाही उनके सामने आ खड़ा हुआ। जिन तीनों मुस्लिमों का हमने कल रात गिरफ्तार किया था, उन्हें इंट्रोगेशन रूम में पहुंचा और आकर हमें खबर कर। सुनकर सिपाही ने हड़बड़ाने की जबरदस्त एक्टिंग की। क्या हुआ? जाता क्यों नहीं? उन्हें तो आज सुबह ही छोड़ दिया गया सर। व्हाट? विराट उछलता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझसे पूछे बिना उन्हें आजाद करने की जरूरत कैसे हो गई थी किसी की? माफी जनाब, लेकिन उनके माँ बाप यहाँ पहुँचकर बहुत हंगामा कर रहे थे, इसलिए एसीपी साहब ने सबको जाने को कह दिया। ये तो हद ही हो गई यार, हम इतनी मेहनत से किसी को गिरफ्तार करके लाए और साहब लोग आजाद कर दे, जैसे हम सब बेवकूफ भरे पड़े हैं यहाँ। इसमें मेरी क्या गलती है सर? कुछ नहीं, जाकर अपना काम कर। सिपाही चला गया। अब नकुल ने पूछा, क्या कर सकते हैं भाई, खामखा तुम्हें तकलीफ दी। अब चाहो तो जा सकते हो, चाहो तो लंच का टाइम हो रहा है, साथ में करके जाना। लंच मैं अपने गांव के एक दोस्त के साथ करने वाला हूँ। ठीक है फिर, थैंक यू। नकुल उठ खड़ा हुआ और गेट तक पहुंचा ही था कि विराट ने बड़े ही सहज अंदाज में उसे रोक दिया। अच्छा, जब आ ही गए हो तो 2 मिनट और दे दो हमें प्लीज। नो प्रॉब्लम। नकुल वापस पहली वाली कुर्सी पर बैठ गया। राहुल हांडा को कैसे जानते थे? दोस्त था तुम्हारा? जानने जैसी कोई बात नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। हाँ, 1-2 बार हाय हेलो बराबर हुई थी, वह भी तब जब मधु से मिलने के लिए वह जीजा के बंगले पर पहुंचा था। भाई तुमने कुछ एक बार उसे फोन भी तो किया था। विराट ने तुक्के का सहारा लिया। वो क्या है कि हम केस से रिलेटेड तमाम लोगों के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे थे तो उसी में दिखाई दे गया। वह कॉल मैंने नहीं, मधु ने की थी, और कुछ एक बार नहीं, सिर्फ एक बार, जब उसका आईफोन फर्श पर गिरकर टूट गया था, वरना मेरा राहुल को फोन करने का मतलब ही क्या बनता है। दोनों ऑफिसर्स की निगाहें मिली। फिर विराट आगे बोला, तुमने अपने अनुष्ठान में बताया था कि हवेली में भूत प्रेतों का वास था, जिनमें से चंद्रशेखर महाराज की प्रेत आत्मा ने तो करीब करीब तुम्हारी जान ही ले ली थी, है ना? जी, आपने खुद देखा था, बल्कि बचा भी तो आपके ही कारण था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि बाद में जब हवेली में अनुष्ठान किया गया तो वहाँ कोई प्रेत नहीं दिखाई दिया? आप गुरुजी से पूछकर देखिए, उनसे बेहतर जवाब और कोई नहीं दे सकता। बाबा महाकाल से? जी हाँ, पूछ चुके हैं भाई,
जवाब में उसने जो कुछ भी कहा, अगर उस पर यकीन कर ले तो तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। ऐसा क्या कह दिया गुरुदेव ने? नकुल हड़बड़ा सा गया। यह कि तुम झूठ बोल रहे थे। हवेली में किसी भी प्रकार की प्रेत आत्मा नहीं भटक रही थी। गुरुदेव ऐसा नहीं कह सकते। हम क्या तुमसे झूठ बोलेंगे? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन महाराज के पिशाच के साथ मेरा टकराव बराबर हुआ था, जिससे आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। भाई, हमने तो वही देखा जो तुमने दिखाने की कोशिश की थी। नहीं, अपने वह देखा जो वाकई में घटित हो रहा था। सच बोल दे भाई। जोशी नाक से धुआं उगलता हुआ बोला। ये जो हमारे साहब है ना, बस दिखावे के ही पुछ पुछ करते हैं। अभी तूने इनका रौद्र रूप नहीं देखा है। देख लेगा तो पैंट गीली हो जाएगी। ये किस ढंग से बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? उसी ढंग से जिस ढंग से करनी चाहिए। जोशी जोर से टेबल पर हाथ मारता हुआ बोला। 1 सेकंड में बता कि तुझे मधु की लाश जलाने की खबर कैसे लगी थी, वरना मैं तुझे हवालात में डालने का इंतजाम करता हूँ। तुम लोग इतने वाहियात ढंग से पेश नहीं आ सकते मेरे साथ। ढंग से बात करो वरना मैं जाता हूँ यहाँ से। कहते हुए उसने कुर्सी छोड़ दी। बैठ जा, जोशी फुफकारता सा बोला। वट, मैंने कहा चुपचाप वापिस बैठ जा साले, वरना ऐसा पिछवाड़ ठोकूंगा कि महीनों तक उठ भी नहीं पाएगा। ये बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। वह घबराया सा बोला। अब बैठ भी जाओ नकुल साहब, विराट बड़े ही प्यार से बोला। नकुल से इनकार करते नहीं बना। थैंक यू कहकर विराट ने सिगरेट का एक गहरा कस खींचा, फिर बोला। मधु को क्यों मारा तुमने? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके बाद कोठारी की जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन का अधिकार बन जाता? मैंने नहीं मारा। ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। ये ऐसे नहीं मानेगा सर। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, फिर ये बिना पूछे अपने अंडरवियर का भी नाप बता देगा हमें। 85 नंबर पहनता हूँ, मगर मधु का कत्ल मैंने नहीं किया है, तुमने ही किया है, और ये बात आज मैं कबूल करवा कर रहूंगा। शांत हो जाओ जोशी जी। नकुल साहब पढ़े लिखे और समझदार आदमी, इन्हें क्या मालूम नहीं होगा कि हम पुलिस वाले मुजरिमों के साथ किस ढंग से पेश आते हैं? मैं मुजरिम नहीं हूँ। हो सकता है ना हो, जोशी बोला। हम यकीन भी कर लेंगे। बस इतना बता दे कि जिस रात मधु की हत्या हुई थी, उस रात तू तिमारपुर के इलाके में, वह भी हवेली के पास, क्या करने गया था? कौन कहता है कि मैं वहाँ गया था? इस बार नकुल बुरी तरह से घबरा उठा। सुनकर विराट ने अपने मेज की दराज खोली और लोकेशन सीट निकालकर उसके सामने रखता हुआ बोला। तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन कहती है। अब ये मत बोलना कि उस रात तुम्हारा मोबाइल किसी और के पास था, क्योंकि वैसी किसी बात पर हम यकीन नहीं करने वाले। फिर तुम जिसका नाम लोगे वह भी तो कुछ बकेगा।